Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss a new chapter of science for class 9th. I know very well that the first chapter of chemistry in class 9th is exploring mixtures. But before understand this chapter exploring mixture, let me introduce with the few concepts of chemistry in 2 lectures. So, the concepts are related to the matter. First, we are going to discuss what is matter and how they are classified. आपने अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखी होंगी like table, chair, tree, animal and so many things. All the things are different in shapes, sizes and textures. अब मैं एक टेबल का एग्जांपल लेती हूँ. एक टेबल आपने देखी है. उस टेबल को जब आप उठाते हो, पिक करते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ वेट होता है. That weight is known as mass. उसको क्या कहा जाता है? मास कहा जाता है. And when you put that table on the floor, then you feel that the table occupies some space. टेबल ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जब आपने उसको फ्लोर पर रखा, तो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द टेबल is known as the volume. The object or the substance that is having mass and occupy the space, and volume is nothing but the occupy the space, that is known as matter. एक मैटर के अंदर मेरे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए एंड और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए. एक और एग्जांपल लेती हूं. अब हम सबने सुना है कि हमारे आसपास एयर जो है वो प्रेजेंट होती है, बट एयर किसी ने देखी नहीं, हमने सिर्फ उसको फील किया है. आप एक एयर फील्ड बैलून को वेट करोगे, देन आपको पता चलेगा कि एयर के अंदर भी मास होता है. दैट्स व्हाई एयर इज और गैस इज अ मैटर. गैस क्या है? मैटर. मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं या अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, राइट? केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर केमिकली कुछ चेंज हो, आपका फॉर्मूला चेंज हो जाए. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. फर्स्ट प्रॉपर्टीज, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना होता है. अब यहां एक कंफ्यूजन अराइज होता है, क्या सभी मैटर जो है वो पार्टिकल्स के बने होते हैं? बट हमें ऐसा विजिबल तो नहीं होता. एक ग्लास की आपने शीट देखी होगी, ठीक है? ग्लास की जब आप शीट देखते हो तो आपको फील होता होगा कि वो तो कॉन्टिन्यूअस है, वो तो हमारा पार्टिकल्स का नहीं बना. बट व्हेन यू ब्रेक दैट ग्लास, then that continuous sheet of glass is breaking into small pieces. So from here we can conclude that matter is made up of particles. Matter जो है वो particles का बना है. Second property is particles of matter are very small. Matter के particles जो हैं वो बहुत small होते हैं. कैसे आइडेंटिफाई करोगे या कैसे पता चले? पार्टिकल्स तो आपने देख लिए क्लास की शीट को ब्रेक करके कि वो पार्टिकल्स हैं, बट ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं. आप एक पोटेशियम पर मैग्नेट जो है एक ग्लास के अंदर डालो, उसके अंदर आप जब वाटर डालोगे तो वो आपका एक कलर्ड लिक्विड बन जाएगा. जब तक आपका ग्लास फिल होगा तो वो एक पूरा कलर्ड सब्सटेंस बन चुका है. देन स्लोली पोर मोर एंड मोर वाटर इन दैट ग्लास. उसके बाद क्या होगा? वो कलर्ड जो सब्सटेंस आपका इनिशियली था वो धीरे धीरे लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा. इसका मतलब कि हम जैसे जैसे पार्टिकल्स को या वाटर को हम उसके अंदर डालते जाते हैं, हमारा कलर्ड सब्सटेंस जो है वो कलर उसका लाइट होना स्टार्ट हो जाता है. इट रिप्रेजेंट्स दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. पार्टिकल जो हैं वो मैटर के बहुत स्मॉल होते हैं.
अब मैं दोनों प्रॉपर्टीज में मैंने किसकी बात की, पार्टिकल्स की बात की, तो पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी. सो लेट अस गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स की हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होता है. इसको हम कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं. कभी आपने नींबू पानी बनाया है, लेमनेड जिसको आप बोलते हो, आपकी मम्मी ने बनाया होगा, आपने सबने देखा भी होगा. उसमें क्या है, जब आप नींबू को पानी के अंदर निचोड़ते हो तो वो नींबू जो है वो आपका वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है. तभी आपको कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट द लेमनेड आपको सेम टेस्ट जो है वो फील होता. ठीक है, क्योंकि वो लेमन ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है वाटर के अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट था. हम सेम प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई करें विद अनदर एग्जांपल, दैट इज अ टी और कॉफी. जब टी और कॉफी बनाते हैं तो उस टाइम पर क्या है कि टी और कॉफी के जो पार्टिकल्स हैं दे ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द वाटर and the milk respectively. This is the best example to understand how the particles of matter have spaces between them. Now the next property is particles of matter are continuously moving. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक और एग्जांपल देती हूं. जब घर के अंदर आप एक अगरबत्ती को या धूप को बर्न करते हो तो अगरबत्ती घर के किसी एक कोने में बर्न हो रही है, बट यू फील दैट स्मेल इन अदर कॉर्नर ऑफ योर हाउस. व्हाई दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग. अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, तो मूव करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो करते होंगे. प्रोसेस जो वो फॉलो करते हैं वो दो तरीके के प्रोसेस होते हैं. वन इज डिफ्यूजन एंड अनदर वन इज ऑस्मोसिस. अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया जिसमें आपको स्मेल जो है इंसेन जो है फील हुई अगरबत्ती की एट अदर कॉर्नर ऑफ द हाउस व्हाइल द अगरबत्ती इज बर्निंग एट अनदर कॉर्नर ऑफ द हाउस, राइट? दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन. डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन के अंदर मूव करता है. और डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो है वो ऑब्टेन करने की कोशिश करता है. बेस्ट एग्जांपल अगर मैं इसका समझूं तो हमारे ब्लड सेल के अंदर जो ऑक्सीजन मूव कर रही है, बायोलॉजी के चैप्टर में बताया था कि आवर आरबीसीज कैरीज ऑक्सीजन, राइट? तो ऑक्सीजन जो वो कैरी करते हैं दैट इज द प्रोसेस थ्रू द डिफ्यूजन. अब ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगी? क्योंकि हम तो कहां से सांस ले रहे हैं, नोज से जो है वो सांस ले रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, तो वो नोज से बॉडी के हर एक आरबीसी तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के अंदर आपकी मैटर की स्टेट जो मूव करती है हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन, दैट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. वेल इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें आपका सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो डे टू डे लाइफ में कहां यूज होता है? हम सबने पढ़ा है और आप थर्ड क्लास से सेकंड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है एंड दैट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब रूट ने जो वाटर एब्सॉर्ब किया फ्रॉम द सॉइल
दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है? रूट इज एब्सॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल. एंड डिफ्यूजन प्रोसेस का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? दैट ऑक्सीजन इज carried out by the RBCs or the blood cells of the human body. थर्ड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स जो है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब पार्टिकल जो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो हमारे किसी फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते होंगे. तो फोर्स जो है वो मेरी यहां पर दो तरीके की होती है. वन इज द कोहेसिव फोर्स एंड अनदर इज द एडहेसिव फोर्स. अगर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात, अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स नहीं होगा तो दैट पार्टिकल्स डजंट कंबाइन टुगेदर. आप उनको कंबाइन भी नहीं कर सकते और वो आपकी सिर्फ एक पाउडरी सब्सटेंस बन के रह जाएगा, जैसे कि आपकी सैंड है. बट हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स या सारे सब्सटेंसेस जो हम देखते हैं, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूं. एक चौक है, चौक आपने देखी होगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. बट अगर मैं उसको स्क्रैच करूंगी तो क्या होगा? वो चौक आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? पाउडर सब्सटेंस के अंदर. सो वो पाउडर सब्सटेंस वो सॉलिड फॉर्म में कैसे था आपका? जब वो पार्टिकल्स जो थे वो आपके एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे. जैसे ही आपने पार्टिकल्स के बीच में स्क्रैच करके पार्टिकल्स के बीच में वो फोर्स को खत्म कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म कर दिया, तो वो चौक जो है वो आपकी कन्वर्ट हो गई किसमें? पाउडर फॉर्म में. बट सेम केस क्या आप एक आयरन नेल के साथ कर सकते हो? आयरन नेल को अगर आप स्क्रैच करोगे तो क्या वो आयरन नेल आपकी पाउडर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होगी? नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि हर एक सब्सटेंस में पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है वो अलग अलग है. किसी सब्सटेंस में वो ज्यादा है, किसी में वो कम है. इन बोथ द एग्जांपल्स, आयरन नेल के केस में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में एक्ट कर रहा है वो ज्यादा है, while in case of chalk the force of attraction between the particles is not as much as in the case of iron nail. Ab this force of attraction is of two types. One is the cohesive force and another one is the adhesive force. Cohesive force of attraction between the molecules of same substance. सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स. एडहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. यहां पर अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज एडहेसिव फोर्स. This is all about the physical properties of matter and properties of particles. Now, depending upon this, matter is classified in the following categories. जिनमें से तीन कैटेगरीज को आप बहुत अच्छे से जानते हो. फर्स्ट वन इज द सॉलिड, सेकेंड वन इज द लिक्विड एंड थर्ड वन इज द गैस. बट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा मैं आपको दो स्टेट ऑफ मैटर और बताऊंगी. लेकिन उन दो स्टेट ऑफ मैटर को समझने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर एंड द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड. नाउ मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स. फर्स्ट वन इज द सॉलिड, सेकेंड वन इज द लिक्विड एंड द थर्ड वन इज द गैस. दिस इज द मोस्ट कॉमनली नोन स्टेट्स इन आवर सिलेबस, राइट. जो मैटर है वो तीन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है. ज्यादातर हमने यही पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसके अलावा दो स्टेट्स और हैं, वो ये स्टेट्स डिस्कस करने के बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की.
तो सॉलिड्स possesses rigidity and incompressible. इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर मैं एक टेबल की या वुड की बात करती हूं, तो अगर आप उसको कंप्रेस करना चाहो तो क्या आप उसे कंप्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। Therefore, due to these properties, we can say that solid is a substance which is having the definite shape and volume. पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने मैटर के अंदर डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो पार्टिकल्स का अगर हम अरेंजमेंट देखें सॉलिड के अंदर तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब दो पार्टिकल्स, देखो पार्टिकल्स मेरे किस तरीके से अरेंज हैं, बिल्कुल ऐसे क्लोजली रिलेटेड हैं, क्लोजली, ठीक है। इसीलिए मैटर जो है, सॉलिड जो है हमारा, वो क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। देयरफॉर दो पार्टिकल्स, ये जो दो पार्टिकल्स हैं, इन दो पार्टिकल्स के बीच में हम बात करते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की एंड इंटर पार्टिकल फोर्स की। किसकी बात करेंगे हम? इंटर पार्टिकल फोर्स की एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है दैट इज लोएस्ट इन केस ऑफ सॉलिड, व्हाइल द इंटर पार्टिकल फोर्स, देखो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। और अभी हमने बात स्टडी किया था कि दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वर्क करता है, एंड अगर वो पार्टिकल्स सेम सब्सटेंस के हैं देन दैट फोर्स इज कोहेसिव फोर्स। अगर वो पार्टिकल डिफरेंट सब्सटेंस के हैं देन दैट फोर्स इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। सो इसका मतलब ये दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। डिस्टेंस जो है वो लोएस्ट है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज लोएस्ट इन केस ऑफ सॉलिड्स, व्हाइल इंटर पार्टिकल फोर्स इज हाईएस्ट इन केस ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। पर अब तुम्हें एक चीज और होगी, स्पंज देखा है कभी? स्पंज देखने में तो सॉलिड लगता है बट वो तो कंप्रेस हो जाता है, तो क्या वो सॉलिड नहीं है? डेफिनेटली स्पंज इज अ सॉलिड, बट स्पंज के बीच में क्या होता है? आपके पास गैप्स होते हैं। वो गैप्स जो है वो आपके एयर से फिल्ड होते हैं। जब आप उसको प्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस हो जाता है। यहां पर जब मैं लिख रही हूं इनकम्प्रेसिबल एंड पॉजेसेस रिजिडिटी, तो ये मैं जनरली बात कर रही हूं कि ज्यादातर सॉलिड्स जो है वो रिजिडिटी को पोजेस करते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस हमेशा है, हर जगह होते हैं। तो सेम केस इधर भी है। स्पंज जो है दैट इज अ सॉलिड but due to the presence of air gaps in between them or the gaps between the sponge particles which is filled with air, जो एयर से फिल्ड है और आप उसको प्रेस करते हो तो जो स्पंज के गैप्स हैं, इंटर पार्टिकल जो गैप्स हैं, उसके अंदर आपका क्या होता है? एयर रिलीज हो जाती है, देयरफॉर इट इज कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस हो जाता है। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। Now we will discuss the characteristics of solids. Solids की characteristics की अगर हम बात करें तो they possesses the definite shape. उनकी shape जो है वो fix होती है, definite होती है, उनकी boundaries जो होती हैं वो बिल्कुल clear होती हैं, and they also have the fixed volume. And interparticle distance कम होने की वजह से they are completely incompressible and possesses rigidity. Rigidity का मतलब क्या है कि अगर आप उसको एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा या डिफॉर्म नहीं होगा, उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या है? जब आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट ने या सब्सटेंस ने अपनी शेप चेंज नहीं की और वो कंप्लीटली ब्रेक हो गया, दैट इज नोन एज रिजिडिटी। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो पोजेसेस द हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी होती है एंड पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव नो फ्रीडम ऑफ मोशन। नो फ्रीडम ऑफ मोशन क्यों है? क्योंकि इंटर पार्टिकल जो फोर्स है दैट इज हाईएस्ट है इन स्टेट ऑफ मैटर्स एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो लोएस्ट है। देयरफॉर उनको मूव करने के लिए कोई ओपन स्पेस नहीं मिलता। तो अब सॉलिड पार्टिकल्स जो है उसके अंदर मूवमेंट कैसे होती है? सॉलिड पार्टिकल्स जो है
वो मोशन कैसा शो करता है? सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन शो करता है। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है कि उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड जो है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करेंगे। देयरफॉर यहां फ्रीडम ऑफ मोशन नहीं है तो दे ऑल्सो डोंट शो फ्लूइडिटी। अगर फ्रीडम ऑफ मोशन होता तो वहां पे वो फ्लूइडिटी शो करता। फ्रीडम ऑफ मोशन क्यों नहीं है उसके हम ऑलरेडी दो रीजन पढ़ चुके हैं। वन इज इंटरपार्टिकल फोर्स एंड अनदर वन इज द इंटरपार्टिकल डिस्टेंस। अब बात करते हैं, एक क्वेरी देती हूं मैं आपको। सॉल्ट और शुगर अगर हम अलग अलग जार के अंदर कैप्ट करें तो वो जार की शेप ले लेता है, तो क्या वो सॉलिड नहीं है? बट अभी तक तो हम ये पढ़ते आए थे कि सॉल्ट एंड शुगर जो है वो तो सॉलिड होते हैं। अगर वो सॉलिड हैं तो वो अलग जार में कैप्ट करने से अलग अलग शेप क्यों ले लेते हैं? इफ यू एबल टू फाइंड द आंसर यू कैन आंसर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज आई विल पोस्ट द आंसर इन a reel, right? Now moving to the next state of matter, that is liquid. Second state of matter is liquids. Liquids shows fluidity. Fluidity का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस जो है वो कितनी इजीली फ्लो कर सकता है, दैट इज नोन एज फ्लूइडिटी। हाउ इजीली द सब्सटेंस विल फ्लो, दैट इज नोन एज द फ्लूइडिटी। इसलिए फ्लूइडिटी तो शो करता है बट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, बट ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अब ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है तो इट मीन्स इसका कोई अपना एक फिक्स्ड शेप नहीं होती। Therefore, it shows the property that it is having the definite volume. Volume जो है वो हमारा क्या है? Definite है, but not fixed shape. This is the property of the, or you can say the characteristics of the liquid. अगर मैं इनके पार्टिकल अरेंजमेंट, लिक्विड्स के पार्टिकल अरेंजमेंट्स देखूं तो लिक्विड के पार्टिकल अरेंजमेंट्स जो है वो आपको शो हो रहे हैं। उसमें क्या है कि इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है, हमने सॉलिड में दो चीजें पढ़ी थी, वन इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एंड अनदर वन इज इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है दैट इज नॉट लोएस्ट, दैट इज लो, बट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज हाई। हाई का बात करूं मैं तो हाई बात कर रही हूं एज कंपेयर टू सॉलिड्स, एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड के कंपैरिजन में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। अब सॉलिड के कंपैरिजन में यहां इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है तो इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो यहां पर क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, सॉलिड्स के कंपैरिजन में। बट इतनी भी कम नहीं है कि आप इसको क्या कर सको? कंप्रेस कर सको। Therefore, I am saying that liquid are almost incompressible. अगर अब मैं characteristics of liquid की बात करती हूँ, now if we are talking about the characteristics of liquid, तो first two characteristics तो मेरे पास वही हैं कि ये show करता है fluidity को and almost incompressible, having the definite volume but no fixed shape. Third characteristic is it possesses the lower density as compared to solids. Solids के comparison में density जो होती है वो क्या होती है? lower होती है। Next is particles of liquids have greater freedom of movement. Greater freedom of movement के लिए अगर particles जो है, जैसा कि मैंने दिखाया कि particles जो हैं वो आपके कैसे arranged हैं, बहुत उनके बीच में space है, ठीक है? तो यहाँ पर particles जो हैं वो आपकी सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन की जगह पर दो टाइप की मूवमेंट और शो करता है। वन इज द ट्रांसलेशनल मूवमेंट, सेकेंड वन इज द रोटेशनल मूवमेंट along with the vibrational movement. मीन्स पार्टिकल्स जो लिक्विड के हैं उनके अंदर तीन तरीके की मूवमेंट होती हैं। कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट। अब मूवमेंट को मोशन भी कह सकते हो। There is nothing much difference between movement and motion. Now liquids के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर हो गया, आपका कोई भी ऑयल हो गया, पाम ऑयल लगा लो, केरोसिन ऑयल लगा लो, पेट्रोल लगा लो, डीजल लगा लो, they all come under the liquid category, milk etc. Now the third state of matter is gases. Gases जो हैं वो मेरी क्या करती हैं? फ्लूइडिटी को शो करती हैं। फ्लूइडिटी मीन्स they can flow easily and highly compressible.
ये हमारी क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। अब हाईली कंप्रेसिबल का मतलब क्या है कि हम इसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। देयरफॉर अगर ये फ्लूइडिटी भी शो करती है मेरी और हाईली कंप्रेसिबल भी है, तो इट मींस दे आर नॉट हैविंग द डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो अगर आप देखोगे तो इनके बीच में हम बात करें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है दैट इज द हाईएस्ट इन केसेस ऑफ गैसेस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज हाईएस्ट इन गैसेस, व्हाइल जब डिस्टेंस हाइयर है तो फोर्स जो है इंटर पार्टिकल फोर्स दैट इज द लोएस्ट इन केस ऑफ गैस पार्टिकल्स। ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो हाईएस्ट है और फोर्स जो है वो लोएस्ट है, देयरफॉर यू कैन से दे आर हाईली कंप्रेसिबल, वो हमारी हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एंड फ्लूइडिटी भी शो करती हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन इज द लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो होती है वो मेरे पास क्या होती है, लो होती है, while this density is highest in case of solid, and next is greatest freedom of motion। अब इंटरपार्टिकल डिस्टेंस जो है हाईएस्ट था, इस केस में डिस्टेंस हाईएस्ट था तो इनके पास काफी सारा स्पेस होता है एक पार्टिकल के पास मूव करने के लिए। फ्रीडम ऑफ मोशन की बात करें तो दैट इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट यू कैन से, एंड इट इज ऑल्सो शोइंग द थ्री टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज द ट्रांसलेशनल मोशन, second one is the rotational motion, third one is the vibratory motion। gases possesses the least rigidity, means जब आप एक एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो वो आपका ब्रेक नहीं होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। एंड गैसेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आपके पास ये गैसेस जो होती हैं वो आसानी से डिफ्यूज हो जाती है, वेरी इजिली डिफ्यूज। The example of gases are nitrogen, oxygen, carbon dioxide, neon, and so many more. This is all about the three states of matter. अब इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स या कंपैरिजन चार्ट देखूं तो वो कंपैरिजन चार्ट जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। कंपैरिजन चार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉलम में जो है वो आपकी प्रॉपर्टी शो की हुई है, किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड कॉलम शोज द सॉलिड, दैट प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन द सॉलिड और नॉट प्रेजेंट इन द सॉलिड। थर्ड कॉलम शोज द लिक्विड्स एंड द फोर्थ कॉलम शोज द गैसेस। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज शेप। हमने पढ़ा था कि शेप जो है वो सॉलिड में क्या होती है, फिक्स होती है, while in case of liquid the shape is not fixed and it takes the shape of the container in which you kept it। गैसेस में भी क्या होता है, जिस शेप के कंटेनर के अंदर आप गैसेस को पुट करोगे गैस उसी की शेप ले लेगी एंड ऑक्यूपाइंग द होल स्पेस, पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई भी कर लेगी। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी वॉल्यूम में देखो तो सॉलिड पोजेसेस द फिक्स्ड वॉल्यूम प्रॉपर्टी while liquid is also possessing the fixed volume property, gases does not have the fixed volume or definite volume। next is compressibility। compressibility interparticle distance के ऊपर आपकी डिपेंड करती है, तो सॉलिड जो होते हैं वो आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्योंकि इंटरपार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो लोवेस्ट होता है। लिक्विड जो है उसमें इंटरपार्टिकल डिस्टेंस जो है सॉलिड से ज्यादा है लेकिन गैसेस से कम है, देयरफॉर दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, व्हाइल गैसेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आपका हाईएस्ट है दैट इज हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी। सॉलिड्स shows the rigidity property and does not flow, cannot flow, while liquids are not rigid, वो rigid नहीं है पर flow कर सकते हैं, while gases also shows the flow property and does not have the rigidity property। Next, if we are talking about the density, the solids are having the high density in liquid is lower than the solid but more than the gases, while in case of gases the density is the low। next property is diffusion। solid में अगर हम बात करें तो solid जो है वो diffusion property को show नहीं करता, but there are some rare examples of diffusion of one solid into the another। means अगर मैं wood को
आयरन के अंदर डिफ्यूज करने की कोशिश करूं, दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड नेक्स्ट इज लिक्विडिटी. इट शोज द डिफ्यूजन एंड एज अ रिजल्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑल कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड. सारी चीजें जो है वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकती हैं. while gases, they diffuse rapidly and the rate of diffusion is the fastest among the three states of matter. This is all about the three states of matter. Now there are fourth state of matter which you may heard in your previous classes, that is the plasma. Fourth one is plasma, जिसके बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा, बट ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसके बारे में आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है. ठीक है. प्लाज्मा कंटेन्स द सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स. प्लाज्मा जो है ये हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है एंड इट कंटेन्स द सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स. अब ये पार्टिकल्स जो हैं ये हमारे सुपर एक्साइट या एनर्जेटिक कैसे होते हैं, या पार्टिकल्स जो हैं दे आर आयोनाइज्ड गैसेस बेसिकली. ठीक है, ये हमारे क्या है, आयोनाइज्ड गैसेस हैं. एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल इज फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन बल्ब. फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है दैट कंटेन्स द हीलियम गैस, while the neon bulb contains the neon gas. इसका मतलब यह हुआ कि गैस को अगर मैं आयोनाइज कर दूं, गैस की आयोनाइजेशन अगर हम परफॉर्म कर दें तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू द प्लाज्मा, और प्लाज्मा को अगर मैं डी आयोनाइज कर दूं तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू द गैस. बट गैस से प्लाज्मा में गैस जो है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट तो होती है आयोनाइजेशन प्रोसेस से, ये तो मुझे पता चल गया. बट ये आयोनाइजेशन प्रोसेस जो है ये कैरिड आउट कैसे होगा. गैस आयोनाइज होती है जब उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करती है. जब गैस के अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करेगी तो पार्टिकल्स जो होंगे वो मेरे आयोनाइज होंगे. आयोनाइज का मतलब है आइदर दे आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और दे आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हमें पता है कि एक पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, बट जैसे आयोनाइजेशन का मतलब हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं क्या होता है, आइदर द गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो वो कैसे होगा, जब मैं कोई एक्सटर्नल उसमें से एनर्जी फ्लो करवाऊंगी. वो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करने से गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है मेरी प्लाज्मा में एंड आयोन पार्टिकल्स ऑफ द गैस गेट्स आयोनाइज्ड. वो हमारे क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द गैस प्रेजेंट इन द योर ऑब्जेक्ट, जो भी गैस आपके ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है उसके बेसिस पर आपकी गैस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो रेडिएट करती है. स्पेशल कलर्स जो हैं वो आपके क्या करते हैं, ग्लो करते हैं. अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में ही है, बट द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मा इज ऑल्सो प्रेजेंट. जो सन आपका ग्लो कर रहा है, स्टार आपका ग्लो कर रहा है, वो किस लिए ग्लो कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर स्टेट ऑफ मैटर जो प्रेजेंट है दैट इज द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर. अगर सन के ग्लो की बात करूं तो वहां पर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, वहां पर आपकी गैसेस जो हैं वो आयोनाइज्ड होती हैं ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर की वजह से वहां गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं. Therefore, sun is radiating a special color. वो एक स्पेशल कलर जो है वो आपका रेडिएट करता है. This is all about the fourth state of matter, that is plasma. अब मैं फिफ्थ स्टेट की बात करती हूं तो फिफ्थ स्टेट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. ये आपने अभी तक नहीं सुना होगा, जिसको हम BEC भी कहते हैं. बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बॉस और आइंस्टीन ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिनके बेसिस पर ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को नाम दिया गया बॉस एंड आइंस्टाइन. फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम BEC भी बोलते हैं. अब जो ये दो नाम है बॉस एंड आइंस्टाइन, ये दो नाम आपके आए हैं साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर. वन इज द साइंटिस्ट हैविंग द सरनेम बॉस एंड अनदर वन इज द एल्बर्ट आइंस्टाइन. ठीक है, अब ये हमारे क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है. फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो हमारा कहाँ ऑब्टेन, किससे ऑब्टेन हुआ, जो हमारी गैसेस थी उसी से ऑब्टेन हुआ. जब एक लो डेंसिटी गैस, व्हेन अ लो डेंसिटी गैस, लो डेंसिटी की बात करूं तो मेरी उसकी डेंसिटी जो है वो नॉर्मल एयर से भी कम है. नॉर्मल एयर से कम कितनी है, 1/100 हो से लेकर के 1/1000 तक
उसकी डेंसिटी कम होगी किससे? नॉर्मल एयर से। डेंसिटी 1/100 से लेके के 1/1000 लोअर देन द नॉर्मल एयर। जब हम उसको कूल डाउन करते हैं कहां पर? एट एब्सोल्यूट सुपर लो टेम्परेचर में कहूं तो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्युटली 0 टेम्परेचर पर जब मैं इस गैस को कूल डाउन करूंगी, उस गैस के जो पार्टिकल होंगे वो आपको इंडिविजुअल सी होने की बजाय वो एक आपको एटम की फॉर्म में, या वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे, एंड दैट इज लुकिंग लाइक अ बिग एटम। वो आपको एक बड़े एटम की तरह दिखाई देगा। दिस इज द बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। दिस बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट state of matter is used where in the ultra precise technology। अल्ट्रा प्रिसाइज टेक्नोलॉजी का मतलब है जैसे कि मेरे को अगर अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स जो हैं वो डेवलप करने हैं तो वहां पर मैं इस स्टेट ऑफ मैटर का यूज करती हूं। अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स जो कि हमारे ग्रेविटी को या मैग्नेटिक लाइंस को डिटेक्ट कर सकें। नेविगेशन सिस्टम जो बहुत ही प्रिसीजन हो, हाई प्रिसीजन नेविगेशन सिस्टम अगर मुझे डेवलप करना है तो मैं स्टेट ऑफ मैटर को यूज करूंगी। एंड एटॉमिक क्लॉक फॉर जीपीएस, और अगर मुझे जीपीएस ट्रैकिंग के लिए एटॉमिक क्लॉक का यूज करना है तो मैं उस केस में भी इस सिस्टम का यूज करूं। देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस स्टेट ऑफ मैटर। Now, this is all about the today's lecture. Tomorrow we will continue from here onwards. Still, if you are facing any difficulty or you have any query in this topic, you can post your query in the comment box. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.